बिहार में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। अब बंगाल की बारी है और झारखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी। तो इनसे ही हम तमाम राजनीतिक मसलों पर जानेंगे, देश की राजनीतिक हालातों पर जानेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कुछ विषय ऐसे आए हैं जिसको लेकर के विस्तार से जानना और समझना जरूरी होता है। सबसे पहले तुहिन जी, बिहार में जो जीत मिली, इस जीत को आप किस दिशा में देखते हैं, किस ओर देखते हैं, ये क्या मैसेज देता है? देखिए, बिहार में पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार परिवर्तन पूरी तरह से हर वक्त जो है परिवर्तन के प्रति जो है हमारे कमिटमेंट को देखा है, हमारी प्रतिबद्धता को देखा है। जहां बिहार में केवल 3200 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे का स्ट्रेच होता था, आज लगभग 6000 किलोमीटर है। जहां 5-6 घंटे बिजली आती थी 2004 में, आज लगभग 21-22 घंटे जो है बिजली आती है। महिलाएं जो जितना सुरक्षित महसूस करती हैं, बिहार ने देखा है। और दूसरी तरफ बिहार ने ये भी देखा है कि जो उस वक्त गुंडाराज फैलाते थे जो लोग, आज उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, आज भी उसी मानसिकता से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं जो कि 90 के दशक की याद दिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से गुंडों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। बिहार की जनता ने गुंडों को हटाया। और आरजेडी के जिस प्रकार से यूट्यूबर्स ने इलेक्शन के ठीक पहले इस प्रकार के वीडियोस निकाले थे जहां की गुंडाराज के स्वप्न को दोबारा से देख रहे हैं कि तेजस्वी भैया आएंगे और गुंडाराज वापस आएगा, कोई भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो है आज एक मतलब वो शब्द मैं आमतौर पे प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस आज एक भगौड़ा पार्टी बन गई है। इलेक्शन के ठीक पहले राहुल गांधी पता नहीं क्यों दक्षिण अमेरिका के दौरे पे निकल गए। हमने सुना है कि बिहार में जो है राजनेता दशहरा के समय दुर्गा पूजा पंडाल में जाते हैं, नवरात्रि में शामिल होते हैं, रामलीला में शामिल होते हैं। पता नहीं क्या ऐसी विवशता थी कि वो 15,000 किलोमीटर दूर जो है दक्षिण अमेरिका में वो रामलीला मना रहे थे, या पता नहीं नवरात्रि मना रहे थे। मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब बिहार की जनता ने देखा कि ये व्यक्ति सीरियस नहीं है। जब तेजस्वी यादव ने देखा कि ये व्यक्ति जो है सीट शेयरिंग के तुरंत पहले भाग जाता है, तो वहां से जो है पूरी तरह जो विपक्ष है वो कोलैप्स कर गई। तो ये जो जीत वहां पर हासिल हुई है, मैं पूरी तरह आशान्वित हूं। मैं आज भी मानता हूं कि बिहार और झारखंड में कोई अंतर नहीं है। अगले चुनाव में झारखंड में भी इसी प्रकार के परिणाम एनडीए के पक्ष में झारखंड में दिखेंगे। नहीं, लेकिन इसी से एक सवाल है कि बिहार में इतनी बड़ी जीत, झारखंड में उतनी ही बड़ी हार क्यों होती है? देखिए, समय समय की बात है। कुछ ऐसे राज्य हैं, कुल मिलाकर 18 राज्य हैं, जिसमें कि पूरे देश में 18 राज्य हैं जहां की बीजेपी की सरकार है। कुछ ऐसे राज्य हैं, अब वो पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, झारखंड में एक अंतर यह है कि झारखंड में हमारी सरकार रह चुकी है। तो झारखंड में निश्चित रूप से अभी जो स्थिति है उससे मजबूत होनी चाहिए थी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार, जो गलत कारनामे रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार की, वो हम शायद जनता तक ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाए हैं। ये कारण हो सकता है। देखिए, ये पार्टी जो है निरंतर इस बात की समीक्षा कर रही है। अभी नए अध्यक्ष भी आए हैं स्टेट में, आदित्य साहू जी। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले सप्ताहों में, आने वाले महीनों में काफ़ी आक्रामकता के साथ जो विषय अब तक जो है अभी भी उठाए जा रहे हैं। डीएमएफटी का स्कैम अगर आप ले ले, ये बहुत बड़ा स्कैम है। चारा घोटाला, मैंने उस पर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था दिल्ली में, मुख्यालय में, राष्ट्रीय मुख्यालय में। इससे पहले जो है जो जब 100 दिन पूरा हुआ था झारखंड की सरकार का, मार्च में एक पूरा जो है इनका जो है चिट्ठा उस समय एक्सपोज किया था। तो हम सब कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय की बात है। लेकिन आपको लगता है, आप बराबर झारखंड के दौरे पर भी आते हैं, क्या लग रहा है कि प्रदेश झारखंड बीजेपी जो है वो थक गया है?
सुस्त है या फिर गुटबाजी से परेशान है? देखिए, इस पर मुझे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये इंटरनल डिस्कशंस इस पर होती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अब सार्वजनिक तौर पर इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति प्रयत्नशील है, समय समय की बात होती है। कई बार जो है बंगाल में भी 2019 में हमने 18 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन उसके बाद जो है असेंबली इलेक्शन में उतने अच्छे परिणाम नहीं हो पाए थे। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी में और आदित्य साहू जी में एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व राज्य को प्राप्त है, और आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में आप बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे, जिससे कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो परेशान हो जाएगी। इसी पर एक चर्चा है। हेमंत सरकार लगातार आप लोगों पर एक आरोप लगाती है कि केंद्रांश के लिए भेदभाव होता है। जहां आपके समर्थित सरकार है, जिस स्टेट में बीजेपी शासित प्रदेश में सरकार चलती है, वहां आप लोग सब कुछ ठीक ठाक देते हैं, लेकिन जहां आपके फेवर की सरकार नहीं होती है वहां केंद्र के हिस्से जो हैं वो भी नहीं देते हैं, और इसीलिए झारखंड में विकास के काम बाधित हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप लगभग हर विपक्षी सरकार लगाती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या देवघर को नया एयरपोर्ट नहीं मिला? देवघर को एयरपोर्ट मिला। जितना जो है हाईवे जो सुधरा है, ये जमशेदपुर रांची हाईवे जो है, ये सालों साल जो है ये बाधित रहता था, इसमें काम ही नहीं होता था। ये भी हमने जो है पिछले 3-4 वर्षों में पूरी तरह जो है इसमें काम हुआ, सुधरा। तो मुझे लगता है ये आरोप जो है हेमंत सोरेन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगाते हैं। अभी कल मैं कुछ शिक्षकों के साथ यहाँ रांची में बैठा था। अब दोबारा से जो है मैं सुनकर हैरान था। जब मैं बचपन में यहाँ पर था तो 3 साल का जो कोर्स होता था ग्रेजुएशन का, वो अवोमन 5-6 साल में पूरा होता था। कल वो वरिष्ठ शिक्षक मुझे बता रहे हैं कि अब दोबारा वही स्थिति आ गई है। इस प्रकार से अगर कोई राज्य सरकार शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर अगर पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड हो, कोई उसमें रुचि ना हो, तो आप स्टेट का क्या विकास होगा? और उसके बाद ये केंद्र सरकार को ब्लेम करेंगे। केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि जो सारे स्टेट हैं उसको जो है इक्वल जो है बेनिफिट्स मिले, और सारे, कोई ऐसा जो है कहीं कोई बाधा नहीं है उसमें। केंद्र सरकार छात्रवृत्ति को लेकर के भी लगातार अभी सदन चल रहे हैं, यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रांश नहीं मिल रहा इसलिए हम छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दे रहे। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि अभी हमारे स्टेट के प्रवक्ता हैं अजय शाह, उन्होंने एक 75 करोड़ का आधार स्कैम एक्सपोज किया है, जिसका सीधा जो है तार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलता है। तो हेमंत सोरेन इंटरेस्टेड नहीं है। इनका दृष्टिकोण जो है बहुत सीमित है। इनको लगता है कि ये जो है आदिवासी क्षेत्रों में कुछ भी ये करे, इनकी पकड़ कमज़ोर नहीं होगी। ये 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, जिसमें ये कई सीटें जीते जो नहीं जीतना चाहिए था, इससे जो है इनको लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें जनता ने माफ़ कर दी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, समय समय की बात होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। जिस कोई पार्टी अच्छा करती है, कोई पार्टी अच्छा नहीं कर पाती है। जहाँ तक हेमंत सोरेन सरकार का सवाल है, अगर आज आप यहाँ शिक्षा, अगर आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देखें, रिम्स जैसे अस्पताल में जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, मैं कल रिम्स अस्पताल भी गया था। अगर ऐसी दयनीय स्थिति स्टेट कैपिटल में है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या विकट स्थिति गांव और दूर दराज के क्षेत्र में। अभी इन्होंने कोई नया प्रावधान निकाला था कि आयुष्मान भारत का बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए थे कि जो है अस्पताल में 25 कर्मचारी होने चाहिए, या इस तरह का एक इन्होंने नया स्ट्रिक्चर निकाला था। हर तरह से ये सरकार जो है काम नहीं करना पड़े या काम न करके कैसे जो है प्रोपेगेंडा करे, केवल उस पर फोकस करती है। अभी मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये विषय जो है मेरे समक्ष आया था और इस पर मैंने राष्ट्रीय पटल पर बात भी की थी। चाईबासा में 5 जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स थे, वो HIV इन्फेक्शन से ग्रसित हुए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का जो सदर अस्पताल है उसमें HIV टेस्टिंग ही नहीं की जा रही थी। अब उसके बाद ये केस चल रहा है, 10 को भी उसमें सुनवाई है, और मैं बहुत उसमें इन्वॉल्व हूँ। 10 तारीख को भी सुनवाई है। अतुल गेरा एक यहाँ पर थैलेसीमिया ग्रुप को हेड करते हैं, जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार जो न्यायालय है उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास करने पड़े कि सारी जो आपकी ब्लड ये है बैंक्स हैं, उसमें आपको NAT जो रैपिड एक्शन टेस्ट हो रहा था उसका कोई कोई विश्वसनीयता नहीं थी। आपको NAT के द्वारा सारे हर जगह पर रक्त की जांच करनी पड़ेगी। इस प्रकार के जब स्ट्रिक्चर्स स्टेट गवर्नमेंट के
ऊपर आते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और थैलेसीमिया और HIV के पेशेंट्स के प्रति जो इनकी संवेदनहीनता है वो लोगों को चकित करती है। और इसके बाद इरफान अंसारी जो हैं वो, क्या आपने उनका एक बयान, एक भी जिम्मेदार बयान सुना है इस विषय पर? वो नहीं सुना होगा, लेकिन उनका बयान आता है कि SIR के लिए यदि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स आए तो उनको कमरे में बंद करके मारो। तो ये इस सरकार की जो गुंडागर्दी है, ये सरकार की जो भ्रष्टता है, उसको दर्शाता है। लेकिन इसी पर एक सवाल है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को अशांत करने की कोशिश करते हैं, ED CBI इनकम टैक्स लगा करके। नहीं होता है तो फिर कांग्रेस से भी दूरी करने की कोशिश हो रही है। ये चर्चा चलती है कि आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर, ये सारी खबरें, अगर आप पिछले 10 दिन की बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मीटिंग हुई है दिल्ली के वरिष्ठ नेता से, ये सारी खबरें जो हैं वो JMM ही उड़ा रही हैं। क्या आपने माननीय बाबूलाल मरांडी के से एक भी बयान इस पर सुना है? कल मेरी उनसे चर्चा भी हुई, रात को मैं उनसे मिला था। ये सारी जो हैं अफवाहें JMM ही फैला रही हैं ताकि वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाले। और कांग्रेस की आज हैसियत और औकात ऐसी हो गई है कि भले वो RJD हो, भले वो JMM हो, हर जो सहयोगी दल है वो कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है, अपमान कर रही है, ताकि अगले इलेक्शन में कांग्रेस को कम से कम सीटें देनी पड़े। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। कांग्रेस वाले जो हैं वो खुद टूटने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, कोई भी आधिकारिक तौर पर किसी भी बीजेपी के नेता से स्टेट में या नेशनल लेवल पे कोई इस प्रकार का बयान नहीं आया। यही लोग उड़ाते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि हमारे तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो ट्वीट निकालते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। ये इनका दोहरा गेम। बंगाल में मुख्य रूप से राजनीतिक चुनौती क्या देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में जब से ममता बनर्जी आई हैं, एक तो इलीगल माइग्रेशन का गढ़ बन गया है। 2001 से लेकर अब तक बंगाल की आबादी में 31% वृद्धि हुई है, लेकिन वहां के वोटर लिस्ट में 66% वृद्धि हुई है, अर्थात 36% एक्स्ट्रा वोटर्स हैं। जितनी आबादी है उसकी तुलना में एक्स्ट्रा वोटर्स है। निश्चित रूप से जो है, अभी जब SIR की घोषणा हुई, SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो सब वो भागना शुरू किए। जिन बांग्लादेशियों को TMC ने बसाया था, तो इलीगल माइग्रेशन वहां सबसे बड़ी समस्या है। डेमोग्राफी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। दूसरा, ममता बनर्जी ने जो टीचर्स कैंप किया है, जिस प्रकार से गरीब वर्ग के बच्चों को, जो गरीब वर्ग के जो युवा हैं जो टीचर बनने आ रहे थे, उनको घूस देकर जॉब्स दिए हैं, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से युवाओं को ठगा गया है। तीसरा, जिस प्रकार का जो कम्युनलिज्म ये लोग शुरू कर रहे हैं, हुमायूं कबीर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी ने उनको सैक कर दिया, लेकिन सैक करने का क्या असर पड़ा? वो दोबारा जो है भीड़ ले जाकर वहां पर वही काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी उनके विरुद्ध एक्शन नहीं ले रही है। फिराद हाकिम जो है आए दिन हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो ये सारे जो हैं विषय ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं और हिंदुओं का जो भविष्य है बंगाल में, जो हमें खतरे के दायरे में दिखता है, उससे भी जुड़े हैं। तो क्या चुनाव से पहले बंगाल में धर्म युद्ध शुरू हुए? एक तरफ बाबर के मस्जिद के नींव रखने की बात हो रही है, दूसरी तरफ गीता पाठ हो रहा है। धर्म युद्ध इस देश में, इस जमीन पर पिछले 800 वर्षों से हो रहा है। इसको जनसांख्यिकी युद्ध कहा जाता है। मैं इसको जनसांख्यिकी युद्ध मानता हूं। ये झारखंड की भूमि में भी, संथल परगना के एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जहां बड़े स्तर पर जो है जो मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं अवैध तरीके से, वो आज जो है आदिवासी बच्चों को रिझाकर, विवाह रचकर संपत्ति जो है हड़पने का प्रयास करें। यही समस्या बंगाल में भी है। असम में काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया गया है, क्योंकि हिमांता बिस्वा शर्मा ने कुछ कड़े कदम उठाए। वहां तो जो है बॉर्डर एरियाज में जो प्रताड़ित हिंदू परिवारों, उनको जो है आर्म्स रखने की भी अनुमति दी गई है। वहां जो जिस लेवल की पेट्रोलिंग हो रही, एक भी व्यक्ति जो पकड़ा जाता है इलीगल माइग्रेंट, स्वयं हिमांता बिस्वा शर्मा जो है अपने हैंडल से ट्वीट करते हैं। ममता बनर्जी ये सब नहीं करती है। तो ये धर्म युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक हिंदू बंगाल में सुरक्षित नहीं महसूस कर पाता है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि ममता बनर्जी की सरकार का खात्मा नहीं होता है। वंदे मातरम सियासी मसला है या फिर सांस्कृतिक मसला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा पार्लियामेंट में 1937 में, अर्थात वंदे मातरम जब
आनंद मठ में शामिल किया गया था, जब आनंद मठ में उसको अंकित किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा, उसके 55 वर्ष के बाद 1937 में अचानक जिन्ना ने कहा कि कुछ इसमें ऐसे पैराग्राफ हैं जो मुसलमानों को इरिटेट करेंगे और इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। नेहरू ने तुरंत खत लिखा सुभाष चंद्र बोस को। नेहरू उस वक्त जो है कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी का, और इसके बाद कुछ हफ्तों के अंदर उन पैराग्राफ्स को डिलीट किया गया। अब वो पैराग्राफ्स क्या है? वो दुर्गा माँ की वंदना में लिखे हुए कुछ स्टैंजाज हैं। तब से लेकर ये जो 1937 का जो ये कांग्रेस पार्टी की हरकत थी, जो उग्रवाद या जो रेडिकल ग्रुप्स है उनके सामने झुकने की, इसी ने एक बड़े स्तर पर नींव रखी 1947 के विभाजन की। इसी ने नींव रखी कांग्रेस के तुष्टीकरण की, जिसके तहत 1987 में शाह बानो केस का वर्डिक्ट ही कांग्रेस पार्टी ने ओवरटर्न कर दिया। इसी ने नींव रखी 2006 में इस हरकत की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जो फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज का, हमारी देश के संसाधन का, वो मुसलमानों के लिए है। और जहां तक शक्ति की उपासना का सवाल है, जो स्टैंजास डिलीट किए गए थे वो दुर्गा माँ की वंदना में लिखे गए थे। आप समझ सकते हैं कि तब से लेकर आज तक कांग्रेस की विकृति किस लेवल तक कांग्रेस गिर गई है। 1937 से 2024 में आते आते राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई दरअसल शक्ति से ही है। हिंदुओं में एक शब्द है शक्ति, हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है देश के भविष्य से जुड़ा मामला है। जो 1937 में कांग्रेस ने जिस प्रकार से सरेंडर किया था अग्रेसिव और रेडिकल ग्रुप्स के तहत, अगर आज कांग्रेस वही मानसिकता से आगे बढ़ती है तो ये देश में आगे बढ़कर आने वाले समय में भी विभाजन की मानसिकता को बढ़ाएगी। और आज इसको आपको डेमोग्राफी डिस्टॉर्शन जिसकी मैंने अभी बात की उससे जोड़कर देखना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत के और विभाजन हो, और इसीलिए कांग्रेस को सचेत करना चाहते हैं कि वंदे मातरम में जो गलती की थी कांग्रेस पार्टी ने, वो 2 स्टैंजा 2 पैराग्राफ को हटा के आइंदा वो गलती ना करे। क्या आने वाले दिनों में बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन नहीं हो सका होगा? कोई संभावना नहीं है, होने नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं। क्यों ऐसा? भ्रष्ट लोग के साथ नहीं जाते हैं। हेमंत सोरेन जो है कन्विक्टेड तो नहीं है, जेल जा चुके हैं। आज नहीं तो कल जो है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल होंगे लालू जी की तरह। जिस तरह लालू जी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार जेएमएम के साथ कोई संबंध नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल होगा, बीजेपी को फुल फ्लेजेज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कब तक मिलेगा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक का इंतजार है? ये तो जो है प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे इसमें, तो जल्द आपको सूचना मिल जाएगी इसके बारे में। तो ये थे तुहिन सिन्हा जी जो लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। देश के राजनीतिक हालात और झारखंड में जो वर्तमान में चर्चा थी कि आखिर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन होने जा रहा है, एक नई सरकार का फिर से गठन हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब हमने इनसे लिया। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।